हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूकेबी केमिस्ट्री। और आज हम बात करने वाले हैं अनदर एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन जिसका नाम है पीपीएम। क्लियर है? देखिए, नाम में काम छुपा हुआ है सर। पीपीएम मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, मतलब पर मिलियन में आपके कंपोनेंट का पार्ट कितना है। एग्जाम्पल के लिए आप क्या करिए, आप एक सॉल्यूशन लीजिए जिसमें a प्लस बी प्लस सी का सॉल्यूशन आपके पास है, और ये a प्लस बी प्लस सी मिला के मान लेते हैं इनके टोटल पार्ट्स कितने हो जाते हैं, 10⁶ मीन्स 1 मिलियन, है ना। टोटल पार्ट इनके कितने हैं, 1 मिलियन पार्ट अवेलेबल है। तो इस टोटल पार्ट में हमारे ए का कितना पार्ट है, या बी का कितना पार्ट है, या सी का कितना पार्ट है, इनके अलग अलग पार्ट को इस नंबर ऑफ मिलियन में निकालना क्या कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन। ए का इस मिलियन में कितना पार्ट अवेलेबल है उसको क्या बोलेंगे, ए का पीपीएम, है ना। तो पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात? पर मिलियन में उस कंपोनेंट का कितना पार्ट अवेलेबल है उसी को हम क्या बोलते हैं, पीपीएम। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे ले सकते हैं। देखिए, आपने परसेंट नाम सुना हुआ ना, आपने नाम सुना हुआ होगा परसेंट। ठीक है, तो ये परसेंट क्या है सर, पर सेंट, पर 100 में से, है ना, पर 100 में से, पर 100 में से, मीन्स आप बोल सकते हैं आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 में से हमारा पार्ट कितना है, हमारे कंपोनेंट का पार्ट कितना है, उसको आप बोलते हैं परसेंट। तो ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, पीपीएम। ये क्या हो जाएगा सर आपका, आउट ऑफ मिलियन। क्लियर है? क्लियर है? इसको इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे सर? तो देखिए, पीपीएम आपका क्या हो जाएगा, तो पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट, है ना, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट। ऐसे ही कर रहे थे ना कल से ही, लगातार यही करते जा रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन पार्ट्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन, है ना। तो टोटल टोटल पार्ट्स टोटल पार्ट्स ऑफ दैट सॉल्यूशन, और ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। आप सीधे लिख लीजिए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? अब परसेंट होता सर तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन पर मिलियन है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे मिलियन से, 10⁶ से। इस तरीके से आप इसके फॉर्मूले को लिख सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बात यह है सर कि जब हम परसेंट निकाल रहे थे, जब हम परसेंट निकाल रहे थे, तो ये पर मिलियन निकालने का क्या मतलब है। अब देखिए, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है जो टोटल सॉल्यूशन है 100 ग्राम का, तो अगर इसमें 1 ग्राम अवेलेबल है, 0.01 ग्राम अवेलेबल है हमारा कंपोनेंट, हमारा बिले 0.1 ग्राम अवेलेबल है, 0.01 ग्राम अवेलेबल है, और लगभग इसी क्वालिटीज़ का 2 ग्राम क्वांटिटी का, है ना, 3 ग्राम 4 ग्राम अवेलेबल है, तो ये कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, आसानी से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसी 100 ग्राम में अगर आपका अवेलेबल हो जाए 0.00001 ग्राम, तो अब इस कंडीशन में ये कैलकुलेशन करना क्या हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है, या समझ लिए कि इसको, इस कैलकुलेशन को करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको 100 ग्राम सॉल्यूशन न लेके सॉल्यूशन कितना ले लेते हैं, 1 मिलियन। तो आप ये बोल सकते हैं कि जब आपके पास जो सॉल्यूट होता है वो ट्रेस क्वांटिटीज में होता है, किस में होता है, ट्रेस क्वांटिटीज में, बहुत बहुत कम क्वांटिटीज में जब आपके पास क्या होते हैं, सॉल्यूट्स अवेलेबल होते हैं, तो उस कंडीशन में आप किसका इस्तेमाल करते हैं, पीपीएम का। क्लियर है? क्लियर है? जैसे जैसे आपके एटमॉस्फेयर में जो क्या अवेलेबल होते हैं, पॉल्यूटेंट्स अवेलेबल होते हैं, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं सर, पीपीएम का। जैसे वाटर के अंदर आपका ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं सर, पीपीएम का। तो आप समझ गए होंगे कि जब हमारे सॉल्यूट की, या आप ऐसे बोल सकते हैं सर, जब आपके पास वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, वेरी सिंपल, जब आपके पास सॉल्यूशन कैसा हो, वेरी डाइल्यूट, बहुत बहुत डाइल्यूट हो। सॉल्यूट सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जब आपके पास क्या रहता है सर, सॉल्यूशन में बहुत बहुत कम रहता है, ऐसी कंडीशन में आप किसका यूज करते हैं, पीपीएम का।
बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब पीपीएम को कैसे डिनोट करते हैं, तो समझ गए सर, पार्ट्स पर मिलियन में कंपोनेंट का पार्ट कितना है हमारे कंपोनेंट का, और इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे फॉर्मूले में, पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट और पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूट और मास ऑफ अ सॉल्यूट भी आप लिख सकते हैं, और टोटल पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूशन और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁶। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, और आप इसको मास टू वॉल्यूम और वॉल्यूम टू वॉल्यूम के फॉर्म में भी इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी के अगर एक एग्जांपल को देखें तो इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, और एनसीईआरटी के एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो अगर हम सी वाटर को हम कितना ले लें, सी वाटर को अगर हम ले लें 1 लीटर, है ना, 1 लीटर सी वाटर ले लें, मीन्स 1030 ग्राम ऑफ सी वाटर आप लेते हैं, तो इसमें जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये होता है 6 इंटू 10⁻³ ग्राम। क्लियर है, बहुत कम मात्रा है। देखिए 0.006 ग्राम अमाउंट है किसका, ऑक्सीजन का 1030 ग्राम में, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो इस छोटे अमाउंट को हम क्यों जबरदस्ती कैलकुलेट करें, अगर हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 लीटर की जगह अगर आप 10⁶ पार्ट्स में देखें, मतलब 1 मिलियन में देखें, तो हमारा जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो कितना हो जाता है, 5.8 ग्राम हो जाता है। ठीक है, 1 लीटर में कितने ग्राम है, 0.006, बहुत छोटा अमाउंट है, कैलकुलेशन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, इसको पार्ट्स पर मिलियन में देखते हैं, और पार्ट्स पर मिलियन में अगर देखें तो पर मिलियन में इसका कितना अमाउंट होता है, 5.8 ग्राम। तो एक अच्छा अमाउंट हमें मिल जाता है जिससे कैलकुलेशन ईजिली की जा सकती है। तो बस ये इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, पीपीएम का। क्लियर है। अब देखते हैं पीपीएम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। तो हमें न्यूमेरिकल दे रखा है सर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन पीपीएम व्हेन 0.005 ग्राम, जितने भी जीरो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशन दे रखा है 100 ml का, और देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है तो ध्यान दे दीजिएगा, कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं। पीपीएम हमने क्या बोला था कि पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट, पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, या मोल्स ऑफ सॉल्यूशन भी आप बोल सकते हैं, है ना, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। यहाँ हमने एक बात करी थी सर कि आप इसको मास बाय मास टू मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मास टू वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वॉल्यूम टू वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए हमारा जो कंपोनेंट दे रखा है, जो भी सॉल्यूट है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मास पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। तो जो सॉल्यूट हमें दे रखा है, ये सॉल्यूट हमें किस फॉर्म में दे रखा है, मास के फॉर्म में, और जो सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में दे रखा है, वॉल्यूम के फॉर्म में। तो हम इसको मास टू वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट या ग्राम ऑफ, अब मैं इसको यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ सर, जरा चेक कीजिए, हमें जो दे रखा है वो है मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारे पास अवेलेबल है। इनटू क्या आ जाएगा सर हमारा 10⁶। तो आपको यहाँ कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, आपको बस वैल्यूज रख देनी है, आप तीनों फॉर्म में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सर, जरा चेक कीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻5, है ना, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 5 इंटू 10⁻⁻5। एक्चुअल में यही वे इसी तरीके से लिखा रहता है बुक्स में, बस मुझे थोड़ा दिक्कत आई तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अपॉन कितना आ जाएगा सर मेरा 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 100 ml, इनटू क्या आ जाएगा सर मेरा 10⁻6। अब देखिए ये आ गया मेरा 10⁻⁻5 और ये आ जाएगा मेरा 10⁻6, तो ये हो जाएगा सर मेरा कितना 50/100। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 ppm, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ आपको बस एक ध्यान रखना है, आपको इस प्रॉब्लम में नहीं फंसना है कि मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है। आप इसको मास टू मास, मास टू वॉल्यूम और वॉल्यूम टू वॉल्यूम तीनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बात है सर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं सर अपना मोल फ्रैक्शन। अब जरा समझते हैं, देखिए मोल फ्रैक्शन है क्या चीज़, आप जरा समझिए। आप एक सॉल्यूशन ले लीजिए,
इस सॉल्यूशन में आप एक ए कंपोनेंट डाल दीजिए, बी कंपोनेंट डाल दीजिए, सी कंपोनेंट डाल दीजिए, डी ई एफ जितने मर्जी आप डाल दीजिए। अब इस कंपोनेंट में ए के कुछ मोल होने वाले हैं, बी के भी कुछ मोल इस सॉल्यूशन में होंगे, इस सी के भी कुछ मोल सॉल्यूशन में होंगे, ऐसे ही डी के, ई के, एफ के कुछ मोल होने वाले इस सॉल्यूशन में। अब इस सॉल्यूशन में बहुत सारे नंबर ऑफ मोल्स होने वाले हैं सभी के। तो इस टोटल मोल्स में, है ना, टोटल सॉल्यूशन के जो सॉल्यूशन में जो टोटल मोल्स हैं, इसको हम मान लेते हैं पहले 1। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना मान लेते हैं? 1। इस पूरे सॉल्यूशन में अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। तो इस टोटल नंबर ऑफ मोल्स में एन ए का कितना पार्ट अवेलेबल है? एन ए का कितना पार्ट अवेलेबल है, मतलब एन ए का के मोलों का रेशियो क्या है, बी के मोल का रेशियो क्या है, सी के मोल का रेशियो क्या है। तो इस ए का रेशियो, बी का रेशियो, सी के मोलों का रेशियो जो होता है उसी को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्लियर बात है? मीन्स अगर इस 1 में से 0.2 मोल किसके हैं? ए के हैं, तो इसको बोलेंगे ए का मोल फ्रैक्शन। 0.3 बी के हैं तो इसको बोलेंगे बी का मोल फ्रैक्शन। 0.4 सी के हैं तो हम बोलेंगे इसको सी का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस टोटल नंबर ऑफ मोल्स में जिसको हम कितना लेते हैं? 1। इसमें हमारे ए बी सी डी जितने भी हमारे कंपोनेंट उसमें अवेलेबल हैं, उनके मोल का कितना रेशियो है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? तो नंबर ऑफ मोल्स अ पार्टिकुलर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन मिक्सचर। तो हम कैसे याद करेंगे, जरा चेक कीजिए। तो मोल फ्रैक्शन को हम दिखाते हैं किससे? एक्स से। मोल फ्रैक्शन को आप दिखाएंगे किससे? कॉमनली जो यूज्ड होता है इसके लिए सिंबल, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स। क्लियर है? अगर आपको ए के मोल निकालने हैं तो एक्स ए, बी के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो एक्स बी, और सी के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो एक्स सी। क्लियर है? तो अगर हम सिंपल एक फॉर्मूला दे दें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट आप कैसे यूज करने वाले हैं, कंपोनेंट आप कैसे यूज करने वाले हैं, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट। जो नंबर ऑफ मोल्स थे किसके? कंपोनेंट के, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट जिसके आपको निकालने हैं, और अपॉन क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन दैट सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन दैट सॉल्यूशन, या आप लिख सकते हैं ऑल द कंपोनेंट। इस तरीके से, इस फॉर्मूले से आप निकालने वाले हैं किसको? मोल फ्रैक्शन को। मीन्स अगर आपको एक्स ए निकालना है, ए के मोल फ्रैक्शन आपको निकालने हैं इस सॉल्यूशन में, तो आप क्या लिखने वाले हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। अब नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को आप मोल्स का सिंबल क्या है हमारे पास? एन, है ना। मोल का सिंबल क्या है? एन। तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को आप लिख सकते हैं एन ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को आप लिख सकते हैं एन ए, बी के मोल्स को आप लिख सकते हैं एन बी, और सी के मोल्स को आप लिख सकते हैं एन सी, है ना। तो इस तरीके से आपका एक्स ए, जरा इसको ठीक से देखिए, इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं सर? अगर आपको एक्स ए कैलकुलेट करना है तो आप लिखेंगे एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इसी तरीके से अगर आपको एक्स बी कैलकुलेट करना है तो आप लिखने वाले हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इसी तरीके से अगर आप एक्स सी कैलकुलेट करने, एक्स यहाँ किसका सिंबल है सर? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी अगर आप कैलकुलेट करने वाले हैं तो आप लिखेंगे एन ए अपॉन एन बी, सॉरी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप तीनों के मोल फ्रैक्शन क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? किसी भी सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम कितना ले लेंगे सर? ये मैंने आपको अभी अभी बताया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप कितना लेने वाले हैं? 1। ठीक है, तो होने वाला क्या है जरा चेक कीजिए। ये कुछ इस तरीके से होगा, यहां देख लेते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के इक्वल। किसके इक्वल होगा? 1 के। क्लियर है?
क्लियर बात है। और अगर मेरे पास ऐसे आई नंबर के मॉलिक्यूल हो जाएं सर, है ना, तो आई नंबर के मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में हम एक्स आई कैसे निकालते हैं, है ना, एन आई अपॉन सिग्मा ऑफ एन आई। आई नंबर के मॉलिक्यूल को अगर निकालेंगे तो एन आई अपॉन सिग्मा एन आई, तो ये सेम होने वाला है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं सर। न्यूमेरिकल है सर हमारे पास, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल फ्रैक्शन हमें निकालने हैं एक सॉल्यूशन से, जो जिसमें 20% हमारा एथिलीन ग्लाइकोल है बाई मास। न्यूमेरिकल है सर हमारा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल बाई मास। तो एथिलीन ग्लाइकोल के आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। आपको सॉल्यूशन दे रखा है कितना, 20%, जिसमें एथिलीन ग्लाइकोल है। अब देखिए जरा ध्यान कीजिए, हमने पीपीएम पढ़ा। पीपीएम मीन्स हमने क्या बोला सर, आउट ऑफ मिलियन, है ना, आउट ऑफ मिलियन। और परसेंट, वहीं पे हमने बात करी थी कि परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। ठीक है, आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 हमारा एथिलीन ग्लाइकोल कितना है, 20। तो मीन्स एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है सर हमारा C2H6O2, जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका जो मास आपको दे रखा है, ये दे रखा है 20 आउट ऑफ 100 मीन्स 20 ग्राम बाई मास दे रखा है ना, 20 ग्राम। तो जो हमारा सॉल्यूशन में दूसरा कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट 2, और मैं इसको बोल देता हूँ सॉल्वेंट। क्लियर है, सॉल्वेंट हमारा कितना बचा हुआ होगा, 80 ग्राम। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई हमारा। देखो क्या बोला, 20% मीन्स आउट ऑफ 100 कितना है, 20। तो सॉल्वेंट कितना हमारा बचेगा, 80। क्लियर है। अब अगर आपको एक्स एथिलीन ग्लाइकोल के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, आपको निकालना है एक्स ऑफ C2H6O2। तो आप कैसे निकालेंगे सर, तो मोल ऑफ दैट कंपोनेंट N ऑफ C2H6O2 अपॉन आ जाएगा N ऑफ C2H6O2 प्लस N ऑफ सॉल्वेंट, N ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से आप क्या निकाल देंगे, मोल फ्रैक्शन को, किसके, एथिलीन ग्लाइकोल के। मीन्स आपको चाहिए होगा मोल्स, आपको क्या चाहिए, मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, और मोल्स ऑफ आपको क्या चाहिए, सॉल्वेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं सर, नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, या मॉलिक्यूलर मास आप बोल सकते हैं सर, है ना, मोलर मास। गिवन मास को अपन स्मॉल m से डिनोट करते हैं और मोलर मास को कैपिटल M से। तो आपको चाहिए होगा, गिवन मास तो हमें पता है 20 ग्राम 80 ग्राम, हमें चाहिए होगा मोलर मास। अब मोलर मास अगर एथिलीन ग्लाइकोल की बात करो तो C2H6O2, ठीक है सर, C2H6O2 में कार्बन है सर हमारे 2, तो 2 कार्बन का हो जाएगा 24, 6 हाइड्रोजन का, 6 हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल हैं, तो +6 और 32। ठीक है सर, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 62 ग्राम पर मोल, 62 ग्राम। ठीक है सर, ये हमारा कितना आ जाएगा, 62 ग्राम पर मोल, या 62 ग्राम। ठीक है, अब देखिए मोलर मास है सर ये है, तो पर मोल में ही होगा। अब जो सॉल्वेंट है इसका भी हमें क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। तो सॉल्वेंट हमारा कौन सा होगा सर, नाम तो दिया नहीं है। तो जब भी आपके पास सॉल्वेंट का नाम ना हो तो इट मीन्स वो सॉल्वेंट हमारा है वाटर। और H2O का मोलर मास आप जानते होंगे कितना होता है, 18 ग्राम। तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं सर। तो आप निकालिए मोल्स ऑफ C2H6O2। कैसे निकालेंगे आप बताओ, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो C2H6 का गिवन मास कितना है, 20 ग्राम। मोलर मास कितना है सर, 62 ग्राम पर मोल, है ना। और इसके नंबर ऑफ मोल्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे सर तो ये आ जाएगा 0.322 या 33 ले लीजिए। क्लियर है। इसी तरीके से आप निकाल देंगे सर मोल्स ऑफ वाटर या सॉल्वेंट, हमने क्या लिया है, वाटर। तो वाटर हमारे पास कितना अवेलेबल है सर, गिवन मास कितना है, 80 ग्राम, ये हमारे पास मास दे रखा है। मोलर मास इसका कितना होता है सर, 18 ग्राम, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम इसके देखें तो कैलकुलेट कर लीजिए, ये आएगा सर 4.444 समथिंग।
ठीक है, तो ये क्या है हमारे मोल्स, ये आपके क्या निकले हैं, मोल। इतने मोल प्रेजेंट हैं सर इनकी। अब आप फॉर्मूले मोल फ्रैक्शन निकाल दीजिए सर, किसके निकालने हैं, एथिलीन ग्लाइकोल के। तो x ऑफ C2H6O2 कैसे निकलेंगे जरा चेक कीजिए, मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, है ना, यही फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। तो मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल कितना है हमारा 0.322 अपॉन मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल 0.322 प्लस, प्लस में आप क्या लिख लेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं सर हमारे 4.444। ठीक है, इस सबको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन आने वाले हैं वो आने वाले हैं सर 0.068। ये आपका आ जाएगा आंसर। तो इतने मोल फ्रैक्शन अवेलेबल हैं किसके, एथिलीन ग्लाइकोल के। अब आप चाहते हैं सर कि मुझे मोल फ्रैक्शन मिल जाए किसके, वाटर के। तो अगर आपको XH2O चाहिए तो या तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, सेम कैलकुलेशन कर लीजिए। तो XH2O निकालना है तो मोल्स ऑफ H2O, तो 4.444 अपॉन टोटल सॉल्यूशन के मोल, तो 0.322 प्लस 4.444, इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। एक तरीका तो ये है सर, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आने वाला है 0.932। या जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन कितने होते हैं 1, तो यहाँ भी XA प्लस XB, है ना, या मैं इसको ऐसे लिखूँ सर, चलो XA प्लस XB कितना होना चाहिए 1, मतलब X ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 कितने प्लस X ऑफ H2O, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 1। तो इसके मोल फ्रैक्शन तो आपको पता है कितने आए थे 0.68, तो ये हो जाएगा सर 0.068 प्लस X ऑफ H2O इक्वल टू आ जाना चाहिए 1। तो X ऑफ H2O कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस 0.068। तो अगेन आंसर आपका आएगा सर सेम 0.0932। ये आपका क्या जाना चाहिए आंसर। क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं सर, आंसर निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं सर। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी आपको करना है, मैक्सिमम जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए, जो भी 12th बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, और साथ ही साथ सर आपको करना होगा सब्सक्राइब। क्लियर है। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।